उनके बारे में विस्तार से जानेंगे, उसके जीवन के बारे में, उनके रचनाओं के बारे में, उनकी शैलियों के बारे में। चलिए आज मैं आप लोगों को एक विशेष नाटक का बादल सरकार के जीवन से आप लोगों को परिचित करवाती हूँ और उनका जो योगदान है रंगमंच के लिए उस पर हम चर्चा करते हैं। बादल सरकार का थिएटर सामाजिक राजनीतिक बदलाव का थिएटर है। प्रतिरोध की संस्कृति को जिंदा रखने में उनके तीसरे रंगमंच ने अहम रोल अदा किया। सत्ता की संस्कृति के बरक्स जन संस्कृति को स्थापित किया। बरक्स यह मूलतः फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है विपरीत या प्रतिरोध। आधुनिक भारतीय रंगमंच को जिन शख्सियतों ने अपने काम से सबसे ज्यादा प्रभावित किया उसमें बादल सरकार का नाम महत्वपूर्ण है। रंगमंच की तीसरी धारा यानी थर्ड थिएटर में वो जनक माने जाते हैं। यह आम आदमियों का रंगमंच था, पीपुल्स थिएटर। इसमें वे बिना किसी टिकट के बेहतरीन नाटकों का मजा लेते थे। बादल सरकार का सिर्फ एक प्रतिबद्ध रंगकर्मी ही नहीं थे बल्कि एक अच्छे लेखक और निर्देशक भी थे। रंग कर्म के हर क्षेत्र में उनको महारत हासिल थी। 20वीं सदी के तीसरे दशक यानी 7वां, 8वां, 9वां बादल सरकार के रूहानी रंगमंच के दशक। इन दशकों में रंगमंच पर उनकी गहरी छाप रही है। भारतीय रंगमंच को उन्होंने एक नई दिशा और एक नई सोच प्रदान की। भारतीय रंगमंच को वैश्विक पहचान प्रदान की। 15 जुलाई 1925 को कोलकाता में जन्मे बादल सरकार का असली नाम सुधींद्र सरकार था। वे पेशे से इंजीनियर थे। उन्होंने शिवपुर के बंगला इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा हासिल किया। बाद में टाउन प्लानिंग का कोर्स करने के लिए लंदन चले गए। यादवपुर यूनिवर्सिटी से तुलनात्मक साहित्य में उन्होंने एमए किया। बादल सरकार नाटक की ओर बहुत बाद में आए। लंदन में टाउन प्लानिंग के कोर्स करने के दौरान जॉन लिटिलवुड, एंटनी सर्सियो, रिचर्ड सेस्नर, मार्गरेट कॉलिंस और जेरी ग्रेटोवस्की जैसे हस्तियों के रंगकर्म से प्रभावित होकर वे अभिनय के मैदान में उतरे। कुछ समय बाद ही वह डायरेक्टर यानी निर्देशन करने लगे। वह अपने निर्देशन के माध्यम से वह जैसी कहानियां दिखाना चाहते थे वह स्क्रिप्ट यानी कि पटकथा उन्हें नहीं मिल रही थी, इसीलिए वह लेखन के क्षेत्र में भी उतर गए। वह स्वयं कहानी लिखना शुरू कर दिया। अब थिएटर ही उनकी जिंदगी हो गई है। 1956 में बादल सरकार ने अपना पहला नाटक सॉल्यूशन एक्स लिखा एवं इंद्रजीत और पागल घोड़ा नाटक से उन्हें पहचान मिली। बादल सरकार ने रंगमंच में जब कदम बढ़ाया उस समय पश्चिम बंगाल में उत्पल दत्त और शंभू मिश्र जैसे रंगकर्मियों और निर्देशकों का बोलबाला था। इसी दौर में हिंदी में मोहन राकेश, कन्नड़ में गिरीश कार्नाड और मराठी रंगमंच में विजय तेंदुलकर अपने नाटकों से प्रसिद्धि के शिखर पर थे। बादल सरकार ने इन सबसे हटकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने 1967 में शताब्दी नाम से एक रंगटोली तैयार की और पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में अपने नाटक लेकर पहुंचे। इनकी नाट्य यात्रा शैली जात्रा से मिलती जुलती शैली। आमतौर पर यात्रा बिना किसी रूपरेखा मंच या पर्दे के एक सामान्य मंच पर किया जाता है और चारों तरफ दर्शकों से संगति होती है। विभिन्न विषयों पर दर्शकों और कलाकारों के विरुद्ध परंपरा अनुसार कोरस और संगीतकार मंच के बाहर अपना स्थान ग्रहण करते हैं जहां एक सीट के अलावा और कोई मंच उपकरण नहीं होता। पर बादल सरकार के नाटक लोक नाट्य नहीं थे बल्कि आधुनिक नाटक थे। रंगमंच में पारस्परिक मंचित प्रदर्शनों के बाद हजार में अपने नाटकों को दर्शकों के बीच ले गए। इन्हीं के बीच नाटक खेले गए। यह उनका एक नया प्रयोग था। बादल सरकार ने रंगमंच के वातावरण में जैसे मंच, वेशभूषा और प्रस्तुति के साथ प्रयोग किया और थर्ड थिएटर नामक थिएटर के नए शैली की स्थापना की। तीसरे रंगमंच के दृष्टिकोण को उन्होंने दर्शकों के साथ सीधा संवाद बनाया और यथार्थवाद के साथ साथ अभिव्यक्तिवादी अभिनय पर जोर दिया। उन्होंने 1951 में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। 1963 में ऐतिहासिक नाटक एवं इंद्रजीत ने पहली बार 1965 में प्रदर्शित और प्रकाशित हुई जिसमें उन्होंने तत्काल प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया। एवं इंद्रजीत नाटक में स्वतंत्रता के बाद के शहरी युवाओं के अकेलेपन और निराशा को बड़ी ही सटीकता के साथ प्रस्तुत किया गया है। उनके द्वारा रचित शेष इतिहास, प्रलाप, 30वां सदी, पागल घोड़ा,
वहाँ कोई अंत नहीं। सभी नाटक शंभुमित्र के बहुरूपी समूह द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। उन्होंने समकालीन नाटक के लिए एक नया यथार्थवाद जोड़ा, जहाँ दर्शक केवल दर्शक न होकर सहभागी बन गए थे। उन्होंने सामाजिक प्रतिबद्धता के विषयगत परिष्कार को बनाए रखा। 1976 में उनके समूह शताब्दी ने सप्ताह के अंत पर सुरेंद्रनाथ पार्क में नाटकों का कोलकाता में प्रदर्शन करना शुरू किया। बंगाल में नुक्कड़ नाट्य के पुनरुद्धार में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने नक्सली आंदोलन के दौरान अपने क्रोधग्रस्त सत्ता विरोधी नाटकों से समाज के बंगाली रंगमंच की क्रांति लाई, जिसमें नाटकों में समाज में व्याप्त अत्याचारों, सड़ी गई व्यवस्था और सामाजिक रूप में प्रतिबद्धता को दर्शाया गया था। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में जब बादल सरकार अपने थिएटर को लेकर पहुंचे तो वहाँ के रंग जगत में हलचल पैदा हो गई। रंग जगत से ही आई किस तरह का कल उस पथ से लौट न पाए। चलते चलते सेतु पर विवश ढला, जेब टटोली तो मुझको यह पता चला, कहानी कौड़ी भी पास नहीं थी मेरे, नदिया पार उतरने को। अब कहो तारावा दूं तो क्या। उन्होंने छीन लिए हैं मुझसे मेरे वर, मेरी नींद छीन लिया सापों। उन्होंने मुझसे मेरे वृक्ष छीन लिए, उन्होंने परिंदों से उनके घर छीन लिए, आंखों से उड़ाने छीन ली, उड़ने के सपने छीन लिए, तितलियां छीन ली, तितलियों के रंग छीन लिए। उन्होंने नदियों से छीन लिया उनका जल, मछलियों से छीन लिए उनके घर, घड़ियालों से छीन ली उनकी नींद, उनके सपने, सांपों से छीन लिया लहरों के साथ लहराना। पहले 4 कदम पर थी, अब 4 कोस तक नहीं पता उसको। चलती धरती को धानते, सिर पर खाली धरा लिए, दूर दूर तक भटकते हैं पाँव। पानी को ढूंढते, दूर दूर तक भटकते हैं पाँव। छांव को ढूंढते, जलते भटकते हैं मेरे पाँव। इस पर वो संदेह करते हैं, पूछते हैं कहाँ कहाँ भटकते हैं तेरे पाँव। दूरियों और समय के बीच वो मेरी गति का हिसाब मांगते हैं। वो मुझसे मेरे थकान का, मेरी नींद का, मेरे सपनों का हिसाब मांगते हैं। पागल पृथ्वी की तरह सूरज के इर्द गिर्द चक्कर काटती, तेजी से अपनी ही दूरी पर मैं खोजती हूँ अपना चेहरा, मैं खोजती हूँ अपना चेहरा। दूर सदकती छायाओं में खोजती हूँ मैं अपने दर्द, फैलती जाती रेत में जैसे ढूंढती हूँ अपनी नदी, खोजती हूँ मैं अपना चेहरा। वो बार बार छीन लेते हैं मुझसे मेरा चेहरा। शताब्दियों के आर पार आते जाते समय के न जाने कितने अंधेरे वर्तुलों से गुजरते, गांवों, शहरों, वनों, वीरानों में, बस्तियों और बाजारों में बार बार ढूंढा है मैंने अपना चेहरा, बार बार ढूंढा है मैंने अपना चेहरा। मेरा चेहरा मेरा विद्रोह है, मेरे पाँव मेरे विद्रोह है, मेरा नृत्य मेरा विद्रोह है। लोक लाज तज नाचती हूँ मैं बार बार, यही मेरी अवज्ञा है। सविनय कहो या अभिनय, अवज्ञा है ये मेरी, मेरा सत्याग्रह है ये, यह मेरा सत्याग्रह है। ओ लला त्याग, ओ लला, ओ लला रिफा, ओ ललेश्वरी। 14वीं सदी के जर्जर दरवाजे को खटखटाती, बार बार दुख की भारी साकरों को बजाती,
पुकारती हूँ, बुलाती हूँ तुम्हें। ओ लला, ओ लला, ओ लला जत, ओ लला। खुद की खोज में मैंने ओढ़ा, मैंने खुद को। खोजे से कब मिलता है चित से चीज जो बाहर हो। छोड़ आवरण सारे, नाची मैं निर्वस ना होकर। मैं नाची निर्वस ना होकर। एक बार पापों के केसर के सुनहरे खेतों के बीच बहुत लोग जमा थे और मैं वहां खड़ी थी निर्बस सुना। उसने मुझे देखा तो चिल्लाया, निर्लज, इतने पुरुषों के बीच निर्बस खड़ी है, जा घर जाकर कपड़े पहन। लला ने उसे एक बार देखा और कहा, यहाँ यहाँ तो कोई पुरुष नहीं है। कहाँ है पुरुष? ससुर ने जब पलट कर देखा तो अवाक रह गया। पता है क्या देखा? वहां सचमुच कोई नहीं था, बस भेड़ और बकरियों का झुंड था। जिसके मन पर लालच का पर्दा पड़ा हो, वह पशु या काठ के टुकड़े से ज्यादा क्या है। एक राज्य ले लो और राज करो, पर शांत नहीं होता मन। छोड़ दो, त्याग दो उसे, पर शांत नहीं होता मन। बिना लोभ के जीव मरता नहीं, जीते जी मर जाए मनुष्य। मार दे अपनी इच्छाएं, यही असल ज्ञान है। उधर देखो, उधर उस अक्का महादेवी को। 12वीं सदी के अंधेरे में अपना चेहरा तलाशती, जूझती वह कवित्री है। मैं अक्का महादेवी, मेरे पिता उजदारी गांव के शिवभक्त थे। मैं जल्दी ही वीर शैवमत के आंदोलन से जुड़ गई। वहां का एक राजा था कौशिक, वो मुझ पर मोहित था। मैं क्या करती? मैं तो शादी जैसे बंधन के ही विरुद्ध थी। मैंने तो शिव को ही अपना सर्वस्व मान लिया था। पति भीतर, प्रेमी बाहर, नहीं संभाल सकती मैं दोनों को। भीतर पति और प्रेमी बाहर, नहीं संभाल सकती दोनों को। इसी द्वंद में उसने कौशिक को छोड़ दिया और सारे आवरण उतारकर मुक्त हो गई। निर्वस्त्र होकर वह बाहर निकल आई और अपने लंबे घने केशों से अपने को ढक लिया। एक आध्यात्मिक सभा में एक व्यक्ति ने उससे पूछा, जरा अपने पति का वर्णन तो करो। चिन्ह मल्लिकार्जुन मेरे पति हैं, वो शिव है। वो जूही के फूल की तरह श्वेत है। मेरा इस संसार में किसी अन्य पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं। तो फिर अपनी केशों से अपनी देह को क्यों ढकती हो, जबकि तुम निर्वस्त्र हो? फल पूरी तरह ना पका हो तो छिलके पर उसके पक जाने का रंग नहीं आता। देखो, यौन इच्छाओं को जगाने वाले कारण क्या है तो तुम आहत महसूस करोगे। सोचो, मैं इसे ढांप लेती हूँ। परेशान क्यों होना? बंधु, तुम मेरे लिए ज्यादा फिक्र मत करो। कौन प्रविष्ट हो सकता है ईश्वरों के ईश्वर में? देवता जो उतने ही श्वेत हैं जितने जूही के फूल। जब जब मैंने अपना चेहरा तलाश करने की कोशिश की, जब जब मैंने आवरणों को हटाकर जहां मुक्त होना, उन्होंने प्रश्न पर प्रश्न डाले मुझ पर, मुझे निर्वासित किया। वे नहीं चाहते मैं अपने मन के साथ रहूं।
हूँ अपने अंतःकरण के साथ। लोग कहते हैं अकेला भेड़िया कायर होता है। ये झूठ है। भेड़िया कायर नहीं होता, बहुत चौकन्ना होता है। तुमने कहा लोमड़ी चालाक होती है ना? मगर तुम भेड़िए को जानती ही नहीं। अच्छा, तुमने कभी भेड़िए को किसी का शिकार करते देखा है? वाराणसी का देखा है? वो शेर की तरह नाटक नहीं करता, भालू की तरह शेख ही नहीं दिखाता। एक मरतबा, सिर्फ एक मरतबा गेंद सा कूद कर उसके जांग में गहरा सा जख्म कर देता है और पीछे हट जाता है, बहुत पीछे, और फिर टपकती हुई खून की लकीर पर चलकर वहां पहुंच जाता है जहां वो बारहसिंगा कमजोर होकर गिर पड़ा होता है, या उछक कर एक क्षण में अपने से 3 गुने बड़े जानवर का पेट चाक कर देता और वहीं बहुत सकता है। भेड़िया भला का चालाक और बहादुर जानवर, वो तो कितना जानता ही नहीं। चलिए एक किस्सा सुनाते हैं आप लोगों को। बहुत ही मजेदार किस्सा। इफ्तिखार मियां और भेड़िए का किस्सा। तो सुनो भाई लोग, एक थे इफ्तिखार मियां, यही कोई 70 साल के रहे होंगे, बड़ा ही सच बोलने वाला आदमी। एक बार वो पड़ोस के गांव में किसी की शादी में गए थे, साथ में बहू, बेटी, बीवी और बेटे की बीवी भी थी। उनकी बैलगाड़ी पूरे गांव में सबसे मशहूर थी, उनके बैलों का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। दूसरे दिन वो तड़के ही चल दिए। दिन की दिन में अपने गांव जाना चाहते थे, क्योंकि रास्ते में भेड़ियों का बड़ा खतरा था। एक जातन इफ्तिखार मियां ने 2 कमान और एक टोपीदार बंदूक रख ली। बैल हौसले से भाग रहे थे। अभी आधा रास्ता ही तय हुआ था कि बड़े मियां ने खूब कर कहा, बेटे भेड़िया आ रहा है, भेड़िए। क्या क्या कहा? भेड़िया? ना 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 ना, अगर होते तो बैल न चौंक जाते। नहीं नहीं बेटे, भेड़िए जरूर है, और वो हम लोगों से बस 10 मील पीछे हैं और हमारे बैल तक चुके हैं और हमें 50 मील तक और जाना है। मैं उन भेड़ियों को जानता हूँ, और इस रात उन्होंने कैदियों को खा लिया था, तब भेड़िए और सिपाही के बंदूक के सिवा कुछ न बचा था। बंदूक भर लो बेटा, बंदूक भर लो। मैंने सब देख रखा था, सब ठीक है। बेटे बारूद की नई कुंडली तैयार है। बारूद की नई पोंगल? मगर मेरे पास तो पुरानी ही पोंगल है। साले हरामखोर, कितनी दफा तुझे कहा था, साले सुअर, बंदूक की नई कुंडली भर ले। मगर नई पोंगली कहीं नहीं थी। तुम हरामखोर, बीवी के सिवा तुझे कुछ दिखाई दे तब तो क्या साले भेड़िए की औलाद कुछ। मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा, तू घर चल। उस वक्त अचानक बैल एकदम रुक कर पूंछ हिलाकर भागने लगे। मीलों दूर आवाज आ रही थी, बहुत धीमी, जैसे खंडरों में आंधी गुजरने की आवाज हो। भेड़िए! 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 बैलों को भेड़ियों की बू आ गई थी और वो जी तोड़कर भाग रहे थे, दूर से जैसे काले धब्बे के बादल आ रहे थे। जैसे ही वो नजदीक आए, तीर चलाकर मार डाला। एक भी तीर बेकार गया तो मैं तेरा कलीजा निकाल दूंगा। तीनों औरतें एक दूसरे से चिपक कर रोने लगी। चुप रहो, अगर तुम लोगों ने आवाज दिखाई तो नीचे ढकेल दूंगा। भेड़िए बढ़ते चले आ रहे थे। वो लोग पूरी धूली पथरीली धरती पर उड़ रहे थे। और भेड़िए बूढ़े ने लगामें छोड़ दी और बंदूक संभाल कर बैठा। बैल पागल होकर भाग रहे थे, भेड़िए नजदीक आते जा रहे थे। इफ्तिखार मियां ने अपने बेटे के कंधे पर बंदूक की नली रखकर धार धार गोली दागना शुरू कर दी। बेटे ने 16 तीरों से 16 भेड़िए मार गिराए। बूढ़े ने भी 10 मारे थे, पर तब भी भेड़ियों का वो गोल बढ़ता ही जाता था। ले बंदूक ले, मैं बिलों को देख लूंगा। उसका ख्याल था कि बैल उससे भी तेज
भाग सकते थे, पर यह ख्याल गलत था। दुनिया में कोई भी बैल भेड़ियों से तेज नहीं भाग सकते थे। अबू, मैं बंदूक के निशान लगा सकता हूँ, पर ये देसी जंग लगी हुई बंदूक है, इसलिए दिक्कत हो रही है। जल्दी जल्दी बंदूक भर। तेरी बंदूक आप भी हाथ लगाइए ना। और करम चली, मेरे हाथ ऐसे कांप रहे हैं, तो ही भर। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो आप लोगों के साथ आई। इससे तो अच्छा होता मैं अपने बाप के घर ही रह जाती। और तुमसे तो कहा था कि तुम 2 दिन रुक नहीं जाते, मगर तुमने मेरी सुनाई, तो सुनते थोड़ी हो तुम मेरी। हाँ अब्बू, मैंने 10 और मार गिरा है। धान धान धान, अब बारूद खत्म हो गई है अब्बू। भेड़िए भी शायद कुछारे से मालूम होते हैं, वो सब शायद पिछड़ गए हैं अब्बू। इतनी जल्दी वो नहीं पिछड़ सकते। हाँ, पीछे जरूर रह गए हैं, उन्हें कुछ खाने को मिल गया होगा। सट सट चट चट। घोड़े की आवाज के 5 मिनट के बाद ही भेड़ियों की भी आवाज आनी शुरू हो गई। अब वो बहुत करीब आ गए हैं। जल्दी जल्दी सामान निकाल कर फेंको और फिर जल्दी गाड़ी हल्की करो। सब सामान देखकर उसे हल्का कर दिया गया। कुछ देर तो वो लोग भेड़ियों से दूर निकलते मालूम हुए, पर तुरंत ही वो सब फिर वापस आ गए। बेटा, अब तो एक बैल खोल दो। क्या? अब मगर एक बैल गाड़ी कैसे खींचेगा? तो ठीक है, फिर मैं ही कूद जाता हूँ। नहीं, या अल्लाह, मैं ही कूद जाती हूँ। आपके बिना मैं जीकर क्या करूंगी? या मेरे अल्लाह, मेरे बच्चों की सलामती अब आपके हाथों में है। माँ कूद गई, कोई भी उसे रोक ना पाया। बेटी चीख चीख कर रोती है, गाड़ी हल्की होती है, मगर भेड़िए फिर लौट आते हैं। अब्बू, अब क्या करूं अब्बू? मैं कूद जाता हूँ, आप सब संभाल लीजिएगा अब्बू। या अल्लाह, आप नहीं रहे तो मैं किसके लिए जीऊंगी? हाँ, आपकी अम्मी ने कुर्बानी दे दी तो मैं क्या कुर्बानी नहीं दे सकती? आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। नहीं, तुम रुको अब्बू, हम लोग सैर करने के लिए तो नहीं निकले हैं ना अब्बू। एक बैल खोल देता हूँ अब्बू। कहते हुए उसने एक बैल खोल दिया। वो पीठ पर पूंछ पकड़कर चिंगारता हुआ भागा और भेड़ियों का गोल उसके पीछे मुड़ गया। ये मेरा बड़ा असील बैल था, बड़ा असील बैल। मगर हम तो बच गए। नहीं, आज कयामत का दिन है। आप भेड़िए पानी की तरह बढ़ते चले आ रहे हैं और ये अकेला बैल और अब नहीं भाग पा रहा है। इस बार मैं ही कूद जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। या अल्लाह, रहम कर, आप फिक्र ना करें। कहते ही वो कूद गए। गाड़ी हल्की हो गई और तेजी से दौड़ने लगी, पर 5 ही मील में भेड़िए फिर आ गए। बड़े मियाँ ने गहरी सांस ली, माथा पीटा और बेटी की तरफ देखा। बेटी अचानक कूद पड़ी। बैलगाड़ी हवा से हल्की होकर उड़ने लगी। बाप और भाई उदास हो गए और भेड़िए फिर लौट आए। अबू, मैं बेहद थक गया है और बस्ती तक पहुंचने के लिए अभी 30 मील बाकी है। अबू भेड़िए फिर लौट आएंगे, आप फिक्र न करें। मैं बंदूक की कुंडी से उन्हें मारता हूँ। लो, बैल खोल देता हूँ। ये मौत के मुंह में जाने जैसा है अबू, हम दोनों मारे जाएंगे। किसी एक को तो बचना चाहिए। तुम ठीक कहते हो, मैं बूढ़ा आदमी हो गया हूँ, मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, मैं ही कूद जाता हूँ। रात मत होना अबू, मैं जिंदा रहा तो एक एक भेड़िए को काट डालूंगा। तू मेरा असील बेटा था। इफ्तिखार मियां ने अपने बेटे के दोनों गाल चूम लिए। उसे अपने दोनों हाथों से बड़ी बड़ी छुरियां ले ली और गले में मजबूत से दुपट्टा लपेट लिया। रुको, ये मैंने नए नए कपड़े पहने हुए हैं, इन्हें और 10 साल पहन जाऊं है। देखो, तुम इन्हें मत पहनना, मरे हुए आदमी के जूते नहीं पहने जाते, तुम इन्हें बेच देना। उसने जूते खींचकर गड्डी पर फेंक दिए और भेड़ियों के बीचों बीच कूद पड़ा। थोड़ी देर तक उसके चिल्लाने की आवाज आती रही। ये ले, भेड़िए की औलाद, भेड़िए की औलाद। और फिर चट 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 चट, बेटा किसी तरह भेड़ियों से बच गए। कुछ दिनों बाद बेटे ने
मगर इसके बावजूद भेड़िए खत्म होने का नाम नहीं लेते। भेड़िए कभी खत्म नहीं हो सकते। वो अब आंखों के जरिया दिमाग तक पहुंच चुके हैं। दिमाग का खत्म होना इंसानी वजूद का खत्म होना है। जाने कैसे बचे इंसान अब। तो अपोलो में अभी वहाँ पर मैम अभी दौड़ वहाँ नहीं है, तो इसी वजह से बच्चे वो करना पड़ रहा है।